Welcome to Think Like UPSC. Let's start 2015 paper 2 of sociology. The first question here is asking you about the views of Barrier Elvin and what was his view on tribals and freedom for tribals. He basically emphasized for the freedom of tribals, and first we will define who is, फर्स्ट वी विल से कि ये हैं कौन. तो हम सबसे पहले बताएंगे वेरियर एल्विन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो कि एंड ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट हैं एंड एडवोकेट क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड ऑटोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश के टाइम पे एंड इवन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. तो हम बोलेंगे एग्जैक्टली क्या बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे पहला पॉइंटर कि एल्विन बिलीव दैट ट्राइबल शुड बी ग्रांटेड द फ्रीडम टू बी देमसेल्फ. ट्राइबल को फ्रीडम देना चाहिए टू स्टे themselves. Now he opposed what? He opposed forced assimilation के लिए इन्होंने अपोज किया, argued against imposing modernity और अ मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर और ट्राइबल कम्युनिटीज़. जिससे आज की नॉर्मली क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमने जितना भी ट्राइबल फॉरेस्ट जंगल था वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया. उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही किया, आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी यही चला. तो इसके लिए इन्होंने क्या बोला कि ही अपोज्ड इट, ही अपोज असिमिलेशन ऑफ व्हाट, असिमिलेशन ऑफ आर्ग्यूड अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट इम्पोजिंग मॉडर्निटी. हम क्या बोलने लगे कि इंडिया जो ट्राइबल पीपल है दे आर नॉट मॉडर्न, बट अगर बेसिकली वैसे देखा जाए तो वहाँ पे वो इतनी अच्छी मॉडर्निटी है कि वहाँ जेंडर के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई भी तरह की किसी भी तरह की रॉन्ग चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं जो कि मॉडर्न कल्चर में दिखाई देती हैं. तो वहाँ के मैन एंड वुमेन बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, गर्ल चाइल्ड और मेल चाइल्ड बोथ आर ट्रीटेड इक्वली. तो ये उस चीज़ को बोलते हैं कि इम्पोजिंग मॉडर्निटी इज रॉन्ग एंड और अ मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर और ट्राइबल कम्युनिटी. ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, नेचर की वर्शिप करते हैं. तो वही से इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू हिम ट्राइबल लाइफ वॉज नॉट बैकवर्ड, ये कोई बैकवर्ड नहीं है बट अ यूनिक वे ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर. But it is one of the basically unique way of living in harmony with nature. He suggested what national park model. और उनका हमने सजेशन डाल दिया. सेकंड पॉइंट हम थर्ड पॉइंट हमने डाला. फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, थर्ड पॉइंट हमने ये फिर ये डाला. देन फोर्थ पॉइंट हम लिखेंगे ही सजेस्टेड, सजेशन दे दिए. ही सजेस्टेड नेशनल मॉडल वेयर ट्राइबल कम्युनिटीज कुड फ्लरिश विथ लिमिटेड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. क्या डाला, लिमिटेड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. तो एल्विन एम्फसाइज किस पे करते थे, इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग ट्राइबल कस्टम्स. तो ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट किस पे दे रहे हैं, ट्राइबल कस्टम्स पे, ट्राइबल लैंग्वेजेस पे एंड गवर्नेंस पे. उनका सेल्फ गवर्नेंस जो मॉडल था. एंड ही वॉज क्रिटिकल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडल दैट रिप्लेस्ड ट्राइब्स एंड डिस्टर्ब्ड देयर वे ऑफ लिविंग. तो हमने क्या किया, डेवलपमेंट हम लेकर आए तो उसके क्या किया, हमने डिस्टर्ब कर दिया उनके वे ऑफ लिविंग को. तो वही चीज़ हम उन्होंने एक्सप्लेन की है. एंड हिज थॉट इन्फ्लुएंस्ड व्हाट, नेहरूज ट्राइबल पॉलिसीज एंड विच फोकस्ड ऑन प्रोटेक्शन ओवर इंटीग्रेशन. तो कंक्लूजन हम करेंगे, वेरियर एल्विन्स विजन स्ट्रेस्ड द प्रिजर्वेशन ऑफ अ ट्राइबल आइडेंटिटी एंड फ्रीडम, कि ये नीड है ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करे प्लस उनको फ्रीडम भी दे. हिज आइडिया एम्फसाइज ऑन व्हाट थिंग, कंटिन्यू टू इंस्पायर डिबेट्स ऑन कल्चरल प्लूरलिज्म एंड ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया. दिस इज हाउ वी हैव क्लियर्ड इट. तो हमें ये 10 मार्क में पूछा था हमें, तो 10 मार्क में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन डाला. इंट्रोडक्शन डालने के हमने उसमें एग्जैक्टली 5 से 6 पॉइंट डाले. 6 पॉइंट के बाद में हमने वे फॉरवर्ड बताया कि हाँ किस तरह से उनके आइडियाज़ आज की सोसाइटी में या हमारी क्या सोच हो सकती है ट्राइबल्स को लेके, वो हमने वे फॉरवर्ड डाल दिया. सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि ज्योतिराव फूले एज एन एग्रेरियन रेडिकल, ही इज बेसिकली अगेन ये 10 मार्क का क्वेश्चन है. यहाँ बोलते हैं ज्योतिराव फूले क्या है, 19th सेंचुरी के रिफॉर्मर है, हमें पता है सबको. कहाँ से है, महाराष्ट्र से. वही है कि जब भी कोई थिंकर पूछता है तो सबसे पहले बताओ थिंकर वो हैं कौन. उन्होंने उनके कुछ एमिनेंट वर्क है, कोई उन्होंने कुछ थेसिस दिया है, कुछ एग्जैक्टली कोई बुक पब्लिश करी है, तो उसको मेंशन करो वहीं पर. तो यहाँ पे हमने बोला कि ज्योतिराव फूले क्या है, 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर है. कहाँ से है, महाराष्ट्र से है. महाराष्ट्र से. एंड ही फॉट अगेंस्ट द कास्ट ऑपरेशन एंड फॉर द पीजेंट्स राइट. हमने बता दिया पीजेंट्स राइट के लिए बोला, उसके हमने बॉडी मेंटेन बनाई. कैसे बनाएंगे, पहला बोलेंगे फूले एनालाइज कास्ट एंड लैंड रिलेशन, आइडेंटिफाइंग अ ब्राह्मणिकल डोमिनेशन ओवर अ लैंड ओनरशिप एज अ कोर इशू.
तो क्या बोला, पहला पॉइंट हमने बोला कि लैंड ओनरशिप किसके पास है, ब्राह्मण्स के पास में, इनके पास, दैट इज व्हाट कोर इशू. एंड ही कॉल्ड एम्पावरमेंट ऑफ द शूद्रास एंड एंटी शूद्रास हु वर डिनाइड एंड लैंड राइट्स एंड एजुकेशनल. तो यहाँ पे शूद्रास एंड एंटी शूद्रास, बेसिकली शूद्रास एंड एंटी शूद्रास, उनको क्या किया गया था कि लैंड राइट्स उनके पास नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण के पास ही लैंड राइट है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज भी उनको नहीं दी गई थी. तो वही सब हमने कोट किया. सेकेंड पॉइंट हमने डाला. थर्ड पॉइंट हम डालेंगे कि फूलेस दिस कल्टिवेटर्स whipcord, basically this is Setkaryacha Asud. Setkaryacha Asud, that's what critic, it's a critic that exploit, क्या कर रहा है, exploitative practice of landlord, money lenders and British colonialist. और उन्होंने क्या डिमांड किया, he demanded land redistribution, he demanded land distribution, access to education for all and upliftment of peasant communities. तो he emphasized on these all things. Next हम बोलेंगे his activism laid the foundation for the later agrarian movement and non-Brahminical political mobilization in Maharashtra. And this is how we will conclude. Phule was a pioneer of an agrarian radicalism in India, combining an anti-caste ideology and advocacy for land and farmer rights. And his legacy remains what, vital in understanding a caste class and intersection in rural India. आज भी ये prevalent है. तो हम यहाँ पे डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो हम आराम से बना सकते हैं easily. किस तरह से, wait a second, हमने यहीं पे डायग्राम दिया. ठीक है, और एरो बता दिया इस तरह से. हम यहाँ लिखेंगे किस पे था ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, लैंड एंड ओनरशिप पे, लैंड ओनरशिप पे मेंशन किया. अगला हम बता सकते हैं क्या है, who were deprived, शूद्रास. क्या क्या डिप्राइव किए गए थे शूद्रास को, एडुकेशन नहीं थी इनके लिए, ओनरशिप भी नहीं थी. ये क्या था, डिप्राइव किए गए थे, बता दिया हमने. लैंड ओनरशिप नहीं थी इनके पास में. ओनली लैंड ओनरशिप किसके पास में थी, इस क्लास के पास में लैंड ओनरशिप थी, और शूद्रास के पास में कोई लैंड ओनरशिप नहीं थी. दे वर डिनाइड. तो यहाँ पे आगे मेंशन कर दो, दे वर डिनाइड. ठीक है, मेंशन हो गया. तो दिस इज हाउ आप एक एक चीज में किस तरह से आप डायग्राम को इंक्लूड कर सकते हो और अपने आंसर को और कैची बना सकते हो. दिस इज हाउ यू कैन डू इट. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है लुइस डोमोस, इनके पर्सपेक्टिव ऑफ ऑन किस पे, इंडियन कास्ट सिस्टम पे. इनके पर्सपेक्टिव देख लेते हैं हम. डायरेक्ट क्वेश्चन है, थिंकर है. अभी तक हमने 3 थिंकर देख लिए पेपर 2 में. एल्विन्स पढ़ लिए, इसमें ज्योतिराव फूले देख लिए इंडियन थिंकर, लुइस डोमोस. एंड ही सेज दैट ऑन इंडियन कास्ट सिस्टम. ये क्या बोलते हैं, लुइस डोमोस एक क्या है, फ्रेंच सोशलिस्ट है. सबसे पहले वही बताओ कि हैं कौन ये, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता, उसको शायद नहीं पता, आप बताओ अपनी तरफ से, क्योंकि हमें क्या अपने वर्ड लिमिट को भी एनहेंस करना है, प्लस उसको क्या देखना भी है, बताना भी कि अगर सामने वाले को कुछ नहीं आता है, इसके बारे में, किसी थिंकर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो एटलीस्ट वो अगर हमारा आंसर पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ इसको आता है, इसने ये बताया है कि ये है कौन. तो इसलिए जब भी हम सोशलॉजी में आंसर लिखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, अगर थिंकर पूछा है तो, या किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट में लिख रहे हो या किसी भी और सब्जेक्ट में लिख रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग यू थिंकर में सबसे पहले बताओ थिंकर की जो भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं या वो जहाँ से बिलोंग करता है, क्या चीज़ है, उसको डिफाइन कर, उसको बताओ कि है कौन ये.
ये कौन इंसान है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ताकि एक ऐसा बच्चा क्लास 11 का ही बच्चा उस आंसर को पढ़े तो उसको भी पता लगे कि हाँ यार इतना पढ़ लिया, मेरे को इतना थोड़ा तो नॉलेज है उसके बारे में। दैट्स व्हाट, आंसर रीड करके उसको भी समझ में आए। तो हम सब बोलेंगे कि ल्यूस द मौत क्या है, एक फ्रेंच सोशलिस्ट है, एंड ही ऑफर्ड वाज स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑफ कास्ट इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक बता दी हमने, होमो हियरार्कियस। ये हमने हरलम्बस में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलेंगे, बॉडी मेंशन करेंगे कैसे, दुमोंट आर्ग्यूड दैट द इंडियन कास्ट सिस्टम इज नॉट मियरली अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी बट क्या है, एक रिलीजियस हियरार्की है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। किस बेसिस पे इन्होंने किया कि इट इज बेसिकली ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के बेसिस पे हियरार्की है इंडियन रिलीजन में। और ये किस पे एम्फेसाइज करते हैं, ही एम्फेसाइज ऑन दैट स्टेटस वाज मोर सिग्निफिकेंट देन इकोनॉमिक क्लास इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में स्टेटस मोर सिग्निफिकेंट है, कैसे, इकोनॉमिक क्लास उतनी नहीं है, बल्कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्टेटस वॉज मोर सिग्निफिकेंट। लाइक कोई पंडित है तो वो पंडित का जो उसका कैटेगरी है वो मोर सिग्निफिकेंट है, डिस्पाइट ऑफ अ शूद्रा कमिंग फ्रॉम बेसिकली अ शूद्रा हु इज क्वाइट रिच, उसकी वो जो इकोनॉमिक कंडीशन पे वो काफ़ी रिच है बट उसको कोई एमिनेंट वैल्यू नहीं मिल रही है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। कहाँ पे, इंडियन इनके हिसाब से। नेक्स्ट हम बोलेंगे, he differentiated Indian society from a Western model by highlighting that the independence not individualism। इन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंस है, कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं है। डिफाइन कास्ट रिलेशनशिप, कास्ट और रिलेशनशिप को डिफाइन किया। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखते हैं कि ब्राह्मीन्स शूद्रास परफॉर्म डिस्टेंट रोल बट आर अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम। ब्राह्मीण और शूद्रा दोनों ही एक रिलीजन को या एक सोसाइटी को चलाने के लिए दोनों जरूरी हैं। ब्राह्मण अपना काम करता है, शूद्रा अपना काम कर रहा है, एवरीवन इज लाइक डूइंग देयर वर्क। तो इंटीग्रेटेड सोसाइटी में एग्जिस्ट होने के लिए दोनों का अपना अपना डिस्टिंक्ट रोल है अकॉर्डिंग टू हिम। नेक्स्ट हम बोलेंगे, हाउएवर हिज वर्क, उनके जो वर्क हैं बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवर एम्फसाइजिंग आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट, बट इनको क्रिटिसाइज किया गया है ओवर एम्फसाइज किस चीज को करने के लिए कि इन्होंने बहुत ही ज्यादा ओवर एम्फसाइज कर दिया आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट को, वाइल नेग्लेक्टिंग इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। अब क्या है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन को इन्होंने पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। तो कैसे नेग्लेक्ट किया, हमने देखा कि इनके किस बेस पे बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंटरडिपेंडेंस है, इंटरमिक्सिंग है, दोनों की इंटीग्रेटेड सिस्टम का पार्ट है दोनों। तो इसमें क्या है, इन्होंने इकोनॉमिक क्लास को पूरी तरह से मिस कर दिया प्लस पॉलिटिकल डायमेंशन को। तो ये हो गए क्रिटिक्स। और थिंकर में जब भी कोई भी थिंकर आ रहा है तो उसको अगला कोई दूसरा आ ही जाता है उसको क्रिटिक्स उसके लिए लेकर कि हाँ बस इसने ये चीज़ गलत करी है। दैट्स व्हाट। नेक्स्ट हम कंक्लूजन करेंगे, डुमोंट्स स्ट्रक्चरलिस्ट पर्सपेक्टिव हेल्प ब्रिंग ग्लोबल अटेंशन। इनके जो पर्सपेक्टिव है इसकी वजह से ग्लोबल अटेंशन आती है, क्या करने के लिए, टू द यूनिक नेचर ऑफ इंडियन कास्ट बट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड विद मोर डायनेमिक। बट इसको हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह से करेंगे, मोर डायनेमिक फॉर्म से, क्रिटिकल व्यूज ऑफ कास्ट एज अ सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। दिस इज हाउ वी विल कंक्लूड। तो इसमें आप डायग्राम बना सकते हो कि अंदर बीच में डायग्राम, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, वेट हियर, ये देखो यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं इसको, हम अंदर डालेंगे ठीक है, किस पे एम्फसाइज कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट हम डालेंगे जैसे इंटीग्रेटेड सिस्टम है,
स्टेटस पे बात करी है इन्होंने। तो हमने इनको चारों एक्सपेक्ट हमने पूरी तरह से कवर करे है। दिस इज हाउ यू कैन इंक्लूड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि हाउ फार, गांधी जा रहे थे नेक्स्ट थिंकर, हाउ फार गांधी वॉज ट्रस्टेड बाय द अनटचेबल्स, अनटचेबल्स के द्वारा गांधी जी कितने ट्रस्ट किए गए हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा है। सबसे हम पहले बोलेंगे महात्मा गांधी का जो कैंपेन था, कौन सा वाला, अनटचेबिलिटी, प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बेसिकली ये बोल सकते हैं सेंट्रल रोल था, की रोल फॉर हिज विजन टू ब्रिंग आउट व्हाट्स, टू ब्रिंग आउट द सोशल रिफॉर्म। ठीक है, इसमें हमने बोला गांधी जी ने व्यू क्या किया था, अनटचेबल्स आर बेसिकली, अनटचेबल्स इज नॉट अ सिन अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। अनटचेबल एक क्या है, एक सिन है, एक कर्स है, आप गलत चीज करते हो, ये गलत है, इट्स अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। एंड इंट्रोड्यूस देम टर्म, कौन सी टर्म दे दी, हरिजन। हरिजन बेसिकली अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। फॉर दलित ही ब्रॉट अ न्यू वर्ड फॉर अनटचेबल, चिल्ड्रन ऑफ गॉड फॉर दलित्स। इंस्टेड ऑफ अनटचेबल ही ब्रॉट अ वर्ड हरिजन। ठीक है, ही अंडरटुक फास्ट, उन्होंने व्रत फास्ट किए, नेशन वाइड कैंपेन करा टू अलाउ दलित टू एक्सेस टू टेम्पल्स एंड पब्लिक resources. However, many Dalit, especially B.R. Ambedkar उस वक्त थे, were critical of Gandhi. He was critical of Gandhi. कैसे? Ambedkar believed Gandhi's reform were पैटर्नलिस्टिक। कैसे पैटर्नलिस्टिक है, डिड नॉट चेंज द कास्ट सिस्टम, उसकी वजह से कोई कास्ट सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया, फंडामेंटली कोई चेंज नहीं आया। वाइल गांधी सॉट अ मॉरल रिफॉर्म, गांधी जी चाहते थे अंदर से, सबके मन के अंदर से मॉरल रिफॉर्म आना चाहिए। हर कोई इंसान मतलब शूद्रास को और दलित्स को, दे शुड स्टार्ट ट्रीटिंग देम, दे आर ऑल्सो अ गॉड ऑफ चिल्ड्रन। तो हरिजन इसके लिए उनके अकॉर्डिंगली ये वर्ड लेकर आए थे वो। वाइल गांधी सॉट मॉरल, क्योंकि वो चाहते थे मॉरल रिफॉर्म होगा। वहीं अगर हम अंबेडकर जी की बात करते हैं तो वो चाहते थे लीगल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए उनको क्या चाहिए थे, इंस्टेंट लीगल होना चाहिए, कोई कुछ बोले या उसको शट डाउन एज पर नॉर्म, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ऐसा उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये इनको चाहिए था लीगल एंड स्ट्रक्चरल चेंज, पर गांधी जी चाहते थे मॉरल रिफॉर्म। और आज की डेट में काफ़ी हद तक मॉरल रिफॉर्म भी आए हैं। हाँ, लीगल और स्ट्रक्चरल चेंज ने काफ़ी रोल प्ले किया है, बट मॉरल रिफॉर्म इज़ द मेजर थिंग। डिस्पाइट डिफरेंसेस मैनी दलित सपोर्टेड, डिफरेंस थे, व्यू में था मास, बट मास मूवमेंट हुए फिर भी। गांधी जी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग थे जो दलित से ही थे। दे सपोर्टेड हिम फॉर देयर इंक्लूसिव टोन, स्पेशली इन रूरल एरिया। कहाँ पर? रूरल इंडिया में। कंक्लूजन हम बोलेंगे, वाइल गांधी वॉज ट्रस्टेड बाय सम अनटचेबल फॉर हिज एम्पैथी, हिज अप्रोच वॉज लिमिटेड बाय इट्स मोरलिस्टिक टोन, उनकी अप्रोच काफ़ी लिमिटेड थी। द डीपर ट्रस्ट ऑफ दलित ले विथ अंबेडकर, आज भी दलित का जो डीपर ट्रस्ट है वो कहाँ ले करता है, अंबेडकर मॉरल मोर रेडिकल डिमांड्स लाइक इक्वालिटी एंड डिग्निटी होनी चाहिए, पर यहाँ मॉरल व्यूज पे नहीं चलता है। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द, आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ, बेसिकली यू कैन से 99% ऑफ द दलित पीपल दे आर अ फैन ऑफ अंबेडकर टीचिंग। वो अपने आप को बोलते हैं कि हाँ, हमारी आज हम जैसे भी हैं, वट एवर वी आर ग्रोइंग और हम आगे आ रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ अंबेडकर जी। तो वो उनके लिए अंबेडकर जी एज अ गॉड दे ट्रीट। पर गांधी जी यहाँ पर उतना प्रेवलेंट नहीं हो पाए। हालांकि उनकी टीचिंग्स बहुत अच्छी थी, मॉरल रिफॉर्म चाहते थे, बट वो मॉरल रिफॉर्म उस तरह से ग्राउंड रियलिटी पे नहीं कवर कर पाई। तो हम क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट पूरी तरह से भी नहीं डालेंगे और कंप्लीटली मना भी नहीं करेंगे कि नहीं गांधी जी की वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। बिकॉज गांधी जी यूपीएससी के फेवरेट हैं, तो हमारे भी फेवरेट हैं। तो जब हमारे भी फेवरेट है तो हम क्या आंसर लिखेंगे, जैसा यूपीएससी चाहती है हम वैसा आंसर लिख कर आ रहे हैं, दैट्स व्हाट। तो इसीलिए आई से थिंक लाइक यूपीएससी, यूपीएससी जैसा आपसे आंसर निकलवाना चाह रही है ऐसा आंसर लिख के जाओ। नेक्स्ट, फेमिनाइजेशन इज पॉवर्टी। सिंपल टर्म पूछिए, फेमिनाइजेशन इज ऑफ पॉवर्टी। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कैसे? फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू फिनोमिना। कैसा फिनोमिना? वेयर वुमेन रिप्रेजेंट अ डिस्प्रपोर्शनेट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर। वुमेन आज भी कैसे, जैसे कि हमने रिसेप्शन रखी है मेरी कंपनी में, तो वो कंपनी, मैं रिसेप्शन को कितना 12,000 पे कर रही हूँ सपोज,
तो वो क्या है, पिंक कॉलर जॉब्स जितनी भी हैं क्या है, हाईली लाइक कैसे हैं, अंडरपेड है। तो यही सब चीज़ें क्वेश्चन सीधा पूछा, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी सीधा बताएंगे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी होती क्या है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू किससे, फिनोमिना जहाँ पे वुमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है किस वे से, डिसप्रपोर्शनेट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पुअर में। इन इंडिया अगर हम बात करते हैं एविडेंट लोअर फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट है, हमने बोला कि लोअर फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट है। नेक्स्ट वेज डिस्पैरिटीज़ है, वेजेस काफ़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक्टर काम कर रहा है, मेल एक्टर काम कर रहा है, तो दे आर गिवन 14 CR फॉर वन मूवी, वेयर एज द फीमेल एक्टर दे आर हार्डली पेड 4 करोड़। तो दैट्स द डिफरेंस, बिग डिफरेंस। लैक ऑफ लैंड राइट, इनके पास में लैंड राइट नहीं है उतनी। वल्नरेबिलिटी कैसी है, इनफॉर्मल सेक्टर में काफ़ी वल्नरेबिलिटी है, ठीक है, वहाँ पे उनके साथ में काफ़ी सारी मिसहैपनिंग्स भी होती हैं, काफ़ी सारी जॉब की इनसिक्योरिटीज़ से लेके हर चीज़ है। तो स्ट्रक्चरल पैट्रियार्की क्या है, एंड देन लिमिटेड एक्सेस टू द एजुकेशन, और लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन आज भी है। हेल्थ केयर है, क्रेडिट इंटेंसिफाई, वुमेन्स पॉवर्टी। तो किस तरह से हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमें चाहिए यहाँ पर, तो वही सब हमने सारे की सारी उनकी समस्याएं कोट कर दी। कैसे, पहला हमने बोला लोअर फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट, सेकेंड हमने बोला वेज डिस्पैरिटीज, थर्ड हमने बोला लैक ऑफ लैंड राइट्स हैं, फोर्थ हमने बोला इसमें वल्नरेबिलिटी इन इनफॉर्मल सेक्टर, फिफ्थ हमने बोला स्ट्रक्चरल पैट्रियार्की एंड लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्रेडिट इंटेंसिफाई वुमेन्स प्रॉपर्टी, सो नॉट वुमेन्स पॉवर्टी। तो इस तरह से क्या है, वुमेन्स की पॉवर्टी पे क्रेडिट का बहुत ही, एक सेकेंड वेट अ सेकेंड, या सॉरी। तो हमने यहाँ ये देखा, तो उसके बाद हम बोलेंगे द ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस। तो आज की डेट में क्या है, ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस इन फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, स्पेशली अमंग द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, एग्जाम्पल दलित और ट्राइबल वुमेन। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन हैव इंक्रीज द इनफॉर्मलाइजेशन, इन्होंने इनफॉर्मलाइजेशन को इंक्रीज कर दिया, पुशिंग वुमेन इनटू अ प्रीकेरियस जॉब्स, जहाँ पे प्रीकेरियस जॉब में, जैसे कि सोशलिस्ट लाइक Bosrup and Beena Agrawal have highlighted the need of a gender sensitive development and policies. यहाँ पे बीना अग्रवाल शी एम्फसाइज किस पे करती है, लैंड ओनरशिप फॉर वुमेन एज अ की टू रिड्यूसिंग फेमिनाइज्ड पॉवर्टी। गरीबी जो वुमेन्स में है उसको किस तरह से हटाएंगे, उसके लिए वो एम्फेसाइज किस चीज़ फोकस करती है, वुमेन्स के पास में अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ हस्बैंड की, फादर की, ब्रदर की। शी इज़ फोकसिंग ऑन वुमेन्स की अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपनी चीज़ें होनी चाहिए, तब कहीं जाके वुमेन की पॉवर्टी खत्म होगी। तो रिड्यूसिंग फेमिनाइज प्रॉपर्टी कैसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम उनके पास अपना होना चाहिए, उसके लिए उन्हें अपनी फाइनेंस तो चाहिए ना, पैसा होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ अपने अंडर में होगा, अपना बैंक होगा, अपना बैंक अकाउंट होगा, तो क्या है पॉवर्टी अपने आप उनकी खत्म होगी, कम होगी। तो यहाँ क्या है, लैंड ओनरशिप फॉर अ वुमेन है नहीं। अभी क्या है, कितनी सारी हमारी कंट्री में इतनी सारी वुमेन्स हैं, पर कितनों के पास में अपने नाम पर प्रॉपर्टी है जो उनकी खुद की कमाई हुई भी है। बहुतों के पास होगी कुछ हद तक, कुछ लोगों के पास है, बट किसकी, हस्बैंड की, फादर की, मदर की, इस तरह से। बट अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी कितनी है, बहुत कम लोगों के पास में होगी। तो लैंड ओनरशिप जो है ना, वो वुमेन को होनी चाहिए, वुमेन को अपने लिए क्या है, स्टैंड लेना चाहिए, ताकि उनकी पास अपनी चीज़ें हों जिनको वो बोल सकते नहीं हम गरीब नहीं हैं, हम पॉवर्टी वाली लाइन में नहीं आते, हम ऊपर हैं भाई। तो उसके लिए वुमेन्स को खुद ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी रिफ्लेक्ट्स क्या करती है, जेंडर नेचर ऑफ डिप्रीवेशन। क्या बताती है, जेंडर डिप्रीवेशन का बताती है। एड्रेस क्या चीज करती है, रिक्वायर्स टू इंक्लूसिव पॉलिसी, जैसे मैंने बोला कि बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसी, एज वेल एज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होना चाहिए, लीगल रिफॉर्म होनी चाहिए, सोशल एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ वुमेन अनपेड लेबर, जहाँ पे सोशल जैसे कि हमारे घरों में मम्मियाँ सारी काम कर रही हैं, पूरे दिन भर सुबह से लेके नॉन स्टॉप रात भर लेट नाइट तक काम करती हैं सबकी मम्मियाँ। तो क्या है, इनको कुछ पे करा जाता है, बोलते हैं माँ का प्यार, मादा प्यार ही हो गया प्यार, पर माँ को कुछ हम पे थोड़ी कर रहे हैं। नॉट वो केयर टेकर भी है घर की, बच्चों को पढ़ाने वाली भी है, टीचर भी है बच्चों की, घर की पूरी सारा के सारे बागडोर वही संभाल रही है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट शी इज पेड, नथिंग।
कुछ नहीं मिलता मॉनेटरी टर्म्स में अगर हम देखते हैं, क्योंकि वी आर स्टूडेंट्स, हम सब क्या हैं, बच्चे हैं सब। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी मम्मियों के पास में भी उनकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो। तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम यहाँ नहीं है मदर्स को, और ना ही घरों में वुमेन्स को होती है जो हाउस वाइफ है। द वर्ड वेरी वाइज ब्रॉड टर्म हाउस वाइफ, बट वो हाउस वाइफ सिर्फ नाम की है। उनके एट द एंड ऑफ द डे अगर वो किसी की मदद करना चाहती हैं, किसी को कुछ पैसे देना चाहती हैं, तो दे डोंट हैव। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो हमें ये सारी वही चीज़ वहाँ याद आनी चाहिए क्वेश्चन में कि हाँ मैम ने ऐसे बोला था, तो हम इसको ऐसे डाल सकते हैं। तो ये तो कहीं भी डाल दो, तो पेट पॉइंट्स हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लीगल रिफॉर्म, सोशल रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन, अनपेड लेबर। अनपेड लेबर्स हैं कैसे, बच्चे की केयर करने वाली, या जैसे कि घरों में हम हाउस हेल्प रखते हैं, उनको क्या पे करते हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये, मैक्स टू मैक्स। पर वहीं अगर हम फॉरेन कंट्री में बात करते हैं तो दे आर हाईली पेड देयर। तो फॉरेन कंट्रियों में क्या है, हम अगर फॉरेन में जाकर अमेरिका में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने घर की सफाई खुद से करते हैं। वहीं इंडिया में रह के हम क्या करते हैं, हाउस हेल्प हायर कर लेते हैं, हाँ भैया सफाई कर दे, और उसको हम बहुत से बार बहुत का तो शोषण होता है बहुत बुरी तरह से, कि लाइक बहुत गंदे तरीके से कुछ लोग बोल देते हैं उनको, कुछ वो लाइक उनसे ये भी नहीं पूछते कि भाई खाना खाया नहीं खाया, दे डोंट इवन आस्क दैट, काम करो जाओ। तो ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तो अनपेड लेबर है, तो क्या है, अनपेड, ईदर दे आर अंडरपेड और दे आर अनपेड लेबर। नेक्स्ट हम बोलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कास्ट सिस्टम चेंजिंग, क्या कास्ट सिस्टम चेंज कर रहा है, वीकन कर रहा है और disintegrating in India? The Indian caste system, deeply rooted in religious and social custom, has historically structured social hierarchy and mobility. Post-independence change due to modernization, education, affirmative actions, and economic development have impacted its caste dynamic significantly. कैसे हम बताएंगे, इसमें बोलेंगे इस क्या चीज़ कास्ट सिस्टम ने क्या चेंज किया है, वीकन किया है या डिसइंटीग्रेशन किया है इन इंडिया में। तो पहली चीज़ हमने बोला है कि इंडियन कास्ट सिस्टम ने क्या किया है, इट इज़ वेरी डीपली रूटेड, रूट में है, कैसा रिलीजन है, सोशल कस्टम है, जो कि हिस्टोरिकली क्या है, एक सोशल हियरार्की है, मोबिलिटी का एक फॉर्म है, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अब तक चेंज हुआ है। मॉडर्नाइजेशन, काफ़ी हद तक मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन ने काफ़ी इस पर इम्पैक्ट डाला है। आज की डेट में हम उस तरह से वो उतने बेकार वाले लेवल पे जाके छुआछूत या जाति वगैरह, धर्म वगैरह के ऊपर इतना बेकार रवैया नहीं होता हमारा। अभी क्या है, अफर्मेटिव एक्शंस हम लेते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। हैव इम्पैक्ट क्या किया, इसकी वजह से इस कास्ट डायनेमिक पे काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आया है। जैसे कि चेंजिंग नेचर, कास्ट आइडेंटिटीज हैव बिकेम अ पॉलिटिसाइज, जैसे कि एग्जाम्पल मंडल कमीशन, राइज ऑफ ओबीसी इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट हमने बोला कास्ट इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बार्गेनिंग, लाइक एग्जाम्पल जाट एंड पतीदर एजिटेशन। फोर्थ हम डालेंगे वीकनिंग एस्पेक्ट, कैसे, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, रिड्यूस कास्ट इंटीग्रेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, कास्ट जो इंटीग्रेशन जो होता है उसको क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। और ऑक्यूपेशनल एंड रेजिडेंशियल डोमेन पे आ गया वो। इंटरकास्ट मैरिजेस आज की डेट में इंक्रीज हो गई हैं, जिसकी वजह से 5% ऑफ इंडियंस, कैसे हमने बोला कि इंटरकास्ट मैरिज में बिलीव करने लगे सिंस 2021। तो अभी हमारा क्या है, सिग्निफिकेंटली काफ़ी वाइडर एस्पेक्ट पे ये चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमने बोला साइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कैसे, न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है, जो कि वैल्यू किसको करती है, कास्ट बेस्ड रेस्ट्रिक्शन को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, न्यू मिडिल क्लास आ रही है। तो जहाँ पे इन इनफॉर्मल सेक्टर कास्ट ऑफन हैज लेस सेलियंस, तो इनफॉर्मल सेक्टर में भी आज की डेट में क्या है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है दैट दे आर वैल्यूड इंस्टेड ऑफ कास्ट। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो रही है, कास्ट परसिस्ट करती है, कहाँ पे परसिस्ट करती है, हम जितनी भी शादी.com, जीवनसाथी.com, मैट्रिमोनियल जो साइट्स हैं, इन पे क्या है, कास्ट आज भी परसिस्ट करती है। कैसे परसिस्ट करती है, जब हम मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज जनरली जब भी अरेंज मैरिज की बात होती है तो अरेंज मैरिज मेजॉरिटी टाइम कैसी होती है, विद इन द कास्ट होती है। तो इस पे हम कास्ट सिस्टम आज भी प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट करता है, कैसे, इन एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, लाइक आई टॉक अबाउट अ इंसिडेंट। हियर
माई ब्रदर ही हैज़ डन इंजीनियरिंग, तो I recommended him to one of the company, and his friend, his best friend, he was a Muslim, so I recommended him also. So my brother was recruited, but he was not recruited because he was Muslim. तो यहाँ पे हमने देखा जॉब अपॉर्चुनिटी से वहाँ पे आज भी रिलीजन के बेसिस पे डिसइंटीग्रेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है. और तो हमने ये देखा, इससे क्या सीखा हमने कि यहाँ पे आज भी एग्जिस्ट करता है एजुकेशन के बेसिस पे और जॉब अपॉर्चुनिटी पे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट होता है. डिजिटल कास्टिज्म इज इमर्जिंग, यहाँ पे सोशल मीडिया एक्सक्लूजन एंड ऑनलाइन अब्यूजेस आजकल बहुत चल रहा है. हम बात बात पे बहुत से लोग गलत गलत शब्द बोल देते हैं जो कि और किसी पर्टिकुलरली जात को, जैसे बहुत सारे वो लोगों को आपने सुना होगा कि पर्टिकुलरली लाइक बिहारी पर्टिकुलर टर्म है, वेदर द पर्सन इज बिहारी और नॉट, हम जनरली उसको बोलते साला बिहारी है. वेदर द पर्सन इज फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट और नॉट, हम जनरली वर्ड गाली के फॉर्म में देने लगते हैं कि चमार है. दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. वो सब नहीं करना चाहिए बिकॉज वी आर एडुकेटेड पीपल. हम एडुकेटेड पीपल हैं, हम सब, हमारे लिए क्या है, सब बराबर हैं. जब सब बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे और सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे. तो यही आपसे यूपीएससी भी चाहती है कि आप इस तरह के चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है, कल को ऑफिसर बनते हो तो उसके बाद में आप क्या करोगे तो उसको डालो. वाइल द कास्ट सिस्टम आप बोलोगे, ये इसका मतलब क्या है कि आपको कास्ट के बारे में पता है कि सोसाइटी में क्या क्या है. यूपीएससी को पता लग गया कि हाँ अच्छा ठीक है, इस बच्चे को ये चीज़ पता है. नेक्स्ट आप बताओगे कि कास्ट सिस्टम हैज़ अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन. बताया कंक्लूजन, पर्टिकुलरली इन अर्बन एंड इकोनॉमिक स्फीयर में बहुत ज़्यादा हो गया, भाई रूरल में नहीं हुआ है आज भी. इट इज़ इवॉल्विंग, अडेप्टिंग, इवॉल्व कर रही है, अडेप्ट कर रही है, एंड रीअसर्टिंग इटसेल्फ इन न्यू फॉर्म, स्पेशली इन पॉलिटिकल एंड सोशल कंटेक्स्ट. ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव डन हियर टिल हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है, गिव सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टडीज रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चरल चेंज इन द इंडियन फैमिली सिस्टम. स्ट्रक्चरल चेंज में इंडियन फैमिली सिस्टम में क्या क्या सम इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं जो रिलेवेंट है. हम बोलेंगे इंडियन फैमिली सिस्टम कैसी है, प्रीडोमिनेंटली जॉइंट इन नेचर है. जॉइंट है, क्या विटनेस करा है इसने, स्ट्रक्चरल चेंज विटनेस किया है, किसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, एंड चेंजिंग वैल्यू सिस्टम, चेंजिंग वैल्यूज की वजह से. सोशियोलॉजिस्ट यहाँ पे एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली हमारे क्या बताते हैं कि स्टडी द ट्रांजिशन. कैसे, इरावती कार्वे शी से डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्थ इंडियन पैट्रिलिनियल जॉइंट फैमिली एंड साउथ इंडियन मैट्रिलिनियल टेंडेंसी, लेड अ ग्राउंड वर्क फॉर फैमिली स्टडीज. A.M. शाह बोलते हैं in his study the household dimension of the family in India, argued that joint family ideology persist करती है even in nuclear household, coining the term of functional joint family. ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली बेशक है बट फिर भी आज क्या है, जॉइंट फैमिली. बेशक बच्चा बाहर रह रहा है, बैंगलोर रह रहा है, फैमिली पूरी बैंगलोर रह रही है, बट उसके पेरेंट्स गाँव में रह रहे हैं. तो हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो क्या करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं कि हाँ ये काम कर लें. दैट्स वॉट, किस तरह का फंक्शनल जॉइंट फैमिली हो गई. MS गोर बोलते हैं कि नोटेड अ शिफ्ट फ्रॉम अथॉरिटी बेस्ड टू कंपेनियनशिप बेस्ड फैमिली ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन. लीला दुबे बोलती हैं कि हाईलाइटेड चेंजिंग जेंडर रोल विद इन द फैमिलीज एंड इमर्जेंस ऑफ अ वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स. तो हमने कई सारे यहाँ थिंकर डाले, 1 2 3 4 5 6, बेसिकली 5 हमने थिंकर डाले. रीसेंट ट्रेंड हमने डाला, क्या डाला कि इंक्रीज इन द न्यूक्लियर फैमिली इंक्रीज हो चुकी है आज की डेट में. नेक्स्ट हमने बोला राइज इन द लिव इन रिलेशनशिप एंड डिलेड मैरिज इन अर्बन एरियाज. जब लिव इन रिलेशनशिप है तो मैरिज करने की जरूरत क्या, सब कुछ तो हो रहा है, सारी चीज़ें चल रही है वहाँ पर. तो इसकी वजह से क्या है, डिलेड मैरिजेस, कई बार करियर के प्रोस्पेक्ट से डिलेड मैरिज. जैसे कि जितनी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियरी एंड दिस यूपीएससी, आप लोगों की शादी अभी नहीं हुई है तो मेजॉरिटी क्या है, डिलेड मैरिजेस हैं. जनरली 22 24 25 26 में सबकी शादी हो जाती है, पर यहाँ यूपीएससी में बहुत से बच्चे 32 34 33 भी कर लेते हैं. तो दैट्स वॉट डिलेड मैरिजेस हो रही हैं. जब करियर ही नहीं तो खिलाएंगे क्या सामने वाले को. दैट्स वॉट मैरिजेस लेट हो रही हैं. टेक्नोलॉजी एंड माइग्रेशन कॉजिंग क्या कर रही है, वर्चुअल जॉइंट फैमिलीज हो गई हैं वाया ऑनलाइन कम्युनिकेशन. कंक्लूजन कैसे करेंगे, इंडियन फैमिलीज आर नॉट डिसइंटीग्रेटिंग बट ट्रांसफॉर्मिंग अ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली. द जॉइंट फैमिलीज आइडिया जो है, आइडियल है, जो परसिस्ट करते हैं वैल्यू को, इवन एज अ न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ अ डोमिनेंस अर्बन सेटिंग रिफ्लेक्टिंग अ कंटिन्यूटी एमिड चेंज. फिर भी हमें कंटिन्यूटी फिर भी दिखाई दी जाती है अर्बन सेटिंग्स में,
जहाँ पे हमारी फैमिली जो जॉइंट फैमिली के जो आइडियाज़ हैं, जो उनकी टीचिंग्स हैं, वो आज भी प्रेवलेंट हैं टिल हियर. सो वी हैव कवर्ड अराउंड आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस वी हैव डन. Yeah. So next 5 questions I'll be teaching you, I'll be taking tomorrow. Till then, bye, take care, stay healthy and keep revising. Best of luck.